हेलो एंड वेलकम टू इफ़ेक्टिव नॉलेज पॉइंट। आज हम इबरत को पढ़ेंगे जो आपके निसाब में शामिल प्रेमचंद का अफसाना है। इसका मुताला करेंगे, इसमें मुश्किल अल्फाज जो होंगे उन्हें देखेंगे, उन्हें समझेंगे। इसी तरह से इसके अलग अलग पार्ट्स बनाकर, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो और आप बोर भी ना हो, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके 2-3 पार्ट्स में इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो और आपका टाइम ज़्यादा यहाँ पर जो है ना लगे। अगर वीडियोस मेरी पसंद आती हैं उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल से आगाह कराएं, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं, उन्हें मुतारिफ़ कराएं इस चैनल से, ताकि वो भी इस चैनल से अपने जो निसाब के टॉपिक्स हैं, निसाब में शामिल जो भी चीज़ें हैं उन्हें यहाँ से पढ़ें और वक्त पर उनकी भी जो तैयारी है वो मुकम्मल हो और इम्तिहानात में वो कामयाबी हासिल करें। चलिए हम इस अपने सबक को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके निसाब में शामिल ये टॉपिक है इबरत, प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है। इसे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या चीज़ें, किस चीज़ को उजागर किया गया है। अगर हम इस पूरे इबरत का निचोड़ देखें तो इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो मुसन्निफ़ हमें ये बताने की कोशिश करता है कि अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ अता की है, आप उसी चीज़ से फ़ायदा उठाएं, उसी की खुशी में अपनी खुशी को समझें। दूसरे की तरफ देखकर, दूसरे की चीज़ों को देखकर, यानी उनके पैसे को, उनकी दौलत को, उनके ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको देखकर अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो चीज़ आपके पास है उसी से आप बेहतर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। जिस तरह से यहाँ पर पंडित चंद्रधर की बात हम करेंगे, आपको ये पूरी, जब आप ये पूरा अफसाना पढ़ेंगे आपको इस चीज़ के बारे में और जानकारी हासिल होगी। देखिए यहाँ पर पंडित चंद्रधर एक अपर प्राइमरी मदरसे की मुदरसी को कर ले पंडित चंद्रधर ने एक अपर प्राइमरी मदरसे की मुदरसी तो कर ली थी, मगर हमेशा पछताया करते थे कि नाहक इस जंजाल में आ फंसे। अब यहाँ पर देखो, मुदरसी का क्या मतलब है? दर्स व तदरीस यानी पढ़ाने का पेशा है, जिसको हम टीचर्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अपर प्राइमरी मुदरसा यहाँ पर स्कूल को कहा गया है कि मुदरसी यानी स्कूल में जो है टीचर का काम करने लगे थे, लेकिन हमेशा इस पेशे से, अपने इस ओहदे से जो है वो पछताया करते थे, उससे नाखुश थे। नाहक इस जंजाल में आ फंसे। जंजाल तकलीफ़, यानी ये अपने इस पेशे को तकलीफ़ वाला पेशा समझते थे इसमें, क्योंकि ज़्यादा आपको अभी भी पता है कि आजकल भी जो है, अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो बहुत ही कम तनख्वाहें होती हैं और बहुत ज़्यादा इनसे काम लिया जाता है। इसके बरअक्स दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तनख्वाह चाहे इनसे कम है, लेकिन उसमें दूसरे ज़राए भी बहुत सारे आ जाते हैं। कोई जो है किसी दूसरे तरीके से, जो इलीगली काम जो तरीके होते हैं उनसे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से आज भी अभी भी होता है, जिसको हम करप्शन के रूप में देखते हैं। लेकिन जो टीचर का पेशा है, जो मुदर्रिस का पेशा है, इसमें इलीगल कहीं से पैसा या करप्शन करने का कोई ज़रिया नहीं होता है। तो इसी को इनने आगे चलकर अपने जो है पेशे को बताया कि इसमें इस तरह से पैसे नहीं आते। अगर किसी और सीगे में होते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से ज़िंदगी बसर होती। यहाँ तो महीने भर के इंतज़ार के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं। कहता है कि अगर मैं किसी और डिपार्टमेंट में होता तो वहाँ पर
अब तक मेरे पास बहुत सारे पैसे, यानी 4 पैसे का मतलब हुआ यहाँ पर बहुत सारे पैसे आए होते, मेरी ज़िंदगी ऐश व इशरत में गुजरती, लग्जरीज लाइफ होती, गाड़ी बंगला सब चीज़ें होती। यहाँ तो इस पेशे में, टीचर वाले पेशे में क्या होता है कि आपको पता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर महीने के आखिर में, जिस तरह हर डिपार्टमेंट में होता है, महीने के आखिर में तनख्वाहें आती हैं। चाहे हर डिपार्टमेंट में तनख्वाहें आखिर में आती हैं, लेकिन बाकी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर करप्शंस भी होती हैं, तो वहाँ पर अलग अलग मौक़ों पर करप्शन होने के बाद अलग अलग डेट्स में भी पैसे रहते हैं, हर दिन जेब गर्म रहता ही रहता है। लेकिन ये टीचर का पेशा एक ऐसा, एजुकेशन का पेशा एक ऐसा पेशा है जिसमें महीने भर का इंतज़ार करना ही पड़ता है और कोई ज़रिया यहाँ पर नहीं है। महीने के बाद जो पैसे आते हैं वो भी इधर आए उधर गायब। कि अब देखो महीने भर में क्या होता है, एक महीने तक उनने दुकानदार से राशन लिया होता है, किसी से सूट लिया होता है, किसी से बूट लिया होता है, किसी से कुछ और खर्चा लिया होता है उधार के तौर पर। जब इनके पास तनख्वाहें आती हैं तो आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, जब महीने का आखिरी दिन होता है, जब उनको तनख्वाहें मिलती हैं तो वो आधी से ज़्यादा तनख्वाहें उस पिछला जो महीना गुजरा है उसमें ही उनका जो हिसाब किताब होता है उनको उधार वालों को दे दिए जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 हज़ार उनके जेब में होता है। वही यहाँ पर भी पंडित चंद्रधर कहते हैं कि ये पैसा जब महीने के बाद आता है तो इसका कोई पता नहीं चलता है कब आया और कहाँ गया। न खाने का सुख न पहनने का आराम। उनके पड़ोस में 2 आदमी और रहते थे। अब इन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट से 2 आदमी लिए हैं, एक ठाकुर अतिबल सिंह जो हेड कांस्टेबल हैं और दूसरे मुंशी बीजनाथ जो सियाह नवीस हैं। सियाह नवीस कहते हैं क्लर्क को, जो डायरीज लिखते हैं, जो रोज़, जैसे आप तहसील में चले जाओगे या किसी और दफ्तर में चले जाओगे, वहाँ पर जो क्लर्क होते हैं जो रोज़मर्रा बेसिस पर, डेली बेसिस पर अपने रजिस्टर्स को भरते रहते हैं कि आज हमने ये काम किया, इस काम से इतनी आमदनी आई, इतना जो है खर्चा आया, या इतने काम आज मुकम्मल हुए, इतनी फाइलें तैयार होगी वगैरह वगैरह। उनको कहते हैं सियाह नवीस, जो डेली बेसिस के क्लर्क होते हैं, जो रजिस्टर भरते रहते हैं। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह मुंशी जी से ज़्यादा न थी। यानी जो पंडित जी थे हमारे, जो यहाँ पर मुंशी जी नहीं है, यहाँ पंडित जी लिखेंगे। मुंशी जो ये दूसरा बंदा है ये मुंशी है। पंडित जी से इनकी तनख्वाहें ज़्यादा न थी। ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप नज़रअंदाज करेंगे। कहता है कि इन दोनों आदमियों ने, जो हेड कांस्टेबल है या मुंशी है, जो क्लर्क है, इनकी तनख्वाहें इस पंडित जी जो उस्ताद थे, मुदर्रिस में मुदर्रिसी का काम करते थे, इनसे तनख्वाहें ज़्यादा नहीं थी। इनकी मान लो अगर पंडित जी की 15 रुपये हैं, इनकी 10 या 12 रुपये के आसपास हुई होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत पढ़ने में या वर्ड को प्रोनाउंस करने में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं कमेंट बॉक्स में या आप मेरे व्हाट्सएप पर भी आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर भी आपके जो है आंसर करूँगा। तब भी उनकी ज़िंदगी आराम से कटती थी। ये कहते हैं कि अगर इन दोनों की हेड कांस्टेबल और मुंशी की तनख्वाहें पंडित जी से कम थी, लेकिन फिर भी इनकी ज़िंदगी आराम से कटती थी। वो कैसे? शाम को कचहरी से आते तो अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते। अब यहाँ कहते हैं कि जब ये मुंशी जी जो है, जो क्लर्क हैं, ये जब कचहरी कहते हैं जो दरबार होता है, दफ्तर होता है, ऑफिस जिसको हम कहेंगे, जब ये अपने ऑफिस से लौटते थे, चाहे वो हेड कांस्टेबल हैं या मुंशी हैं, तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मिठाइयाँ ज़रूर लाते थे। जैसे आपके वालिदैन भी जब बाज़ार से आते हैं तो शाम में कभी कचौरी, कभी मुर्गा, कभी मिठाई, कभी कोई फल फ्रूट वगैरह लेके ही आते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए टॉफ़ियाँ वगैरह भी ले आते हैं। इसी तरह से इनके जब जो क्लर्क थे, इनके पास पैसा हर वक्त मौजूद होता था, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाते थे। लेकिन अगर पंडित जी की बात करें, जो टीचर थे,
उनके पास हर वक्त पैसा मौजूद नहीं होता था, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों से महरूम रहते थे। दोनों साहबों के पास खिदमतगार थे, यानी नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज़, फर्नीचर, ये फर्नीचर है, सब ही सामान मौजूद था। क्योंकि इनके पास आमदनी के दूसरे ज़राए भी थे जिससे कुछ ना कुछ पैसा कमाते थे और अपने घर में लग्जरीज चीज़ें लाते थे, कुर्सियाँ, मेज़, सोफ़े वगैरह जो भी आम घरों में होता है। सारे मोहल्ले में उनका रोब गालिब था, पूरे मोहल्ले में। जैसे अब भी आजकल भी अगर आप देखोगे, आपके मोहल्ले में अगर कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर है या कोई क्लर्क है, तो आप उसको दूर से सलाम ठोकते हो कि भाई ये क्लर्क है, कल हो सकता है इसके पास कोई काम पड़े। लेकिन उसी के साथ अगर कोई उस्ताद है जो किसी दूसरी जगह पढ़ाता है, आप कहोगे नहीं जी ये हमारा उस्ताद थोड़ी है, ये तो किसी और का उस्ताद है। उसकी इज़्ज़त जो है आपकी नज़रों में उतनी ख़ास नहीं होगी, जबकि उसकी इज़्ज़त आपको ज़्यादा करनी थी, क्योंकि वो एक आलिम है, एक मुदर्रिस है, एक तालीम को फैलाने वाला शख्स है। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर है या क्लर्क है, वो उसका उतना सोसाइटी पर ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि जो टीचर काम करता है वो दूसरा कोई शख्स जो है, दूसरा कोई ओहदेदार नहीं कर सकता है। टीचर का काम आने वाली पुश्तों को सही रास्ता दिखाने का होता है, जो कि क्लर्क या इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के हाथों में ये चीज़ नहीं होती है। उन्हें आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम कर दे। अब यहाँ पर वर्ड है बनिए। बनिए कहते हैं दुकानदार को, जो परचून वगैरह आपको अनाज बेचने वाला या कोई भी दुकानदार जिसको हम कहते हैं जो सौदा वगैरह बेचता है, वो उठकर इनको सलाम करते थे। उनके लिए बाज़ार में ख़ास नर्क थे। नर्क कहते हैं ख़ास कीमतें, यानी अगर आपको बाज़ार में 10 रुपये किलो आटा मिलता है, उनको 9 रुपये ही किलो में इंस्पेक्टर को या क्लर्क को, क्योंकि हर एक बंदा इनसे डरता था। वो सोचता था कि अगर आज मैंने इनको थोड़ा सा महंगा दे दिया, कल हो सकता कहीं अपने दफ्तर में ये मुझसे और ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे। इसलिए इनके लिए बाज़ार में भी ख़ास कीमतें मुकर्रर हुआ करती थी। आने शेर की चीज़ टके शेर में लेते, यानी अगर 2 रुपये की चीज़ होती वो 1 रुपये में, 10 किलो अगर 5 रुपये में मिलता था तो वो 10 किलो 4 ही रुपये में ले लेते थे। उसके अलावा लकड़ी ईंधन मुफ्त, यानी जो लकड़ी वगैरह, अब तो गैस वगैरह है, उस ज़माने में गैस वगैरह तो थे नहीं, लकड़ी से काम चलता था, चूल्हे जलते थे, लकड़ी ईंधन ही जो कोयला वगैरह होता था वो इनको मुफ्त मिला करता था। शाम सवेरे इनके यहाँ आदमी का मजमा रहता। आप भी देखोगे, अगर आपके मोहल्ले में कोई क्लर्क है तो आप देखोगे यहाँ कोई ओहदेदार है जो जिसको क्या है कि लोगों से मतलब किसी दफ्तर में कोई मुलाजिम है तो उसके घर में, चाहे वो आजकल का चपरासी क्यों ना किसी दफ्तर में है, तो लोगों का उनके घर आना जाना रहता है, मजमा लगा रहता है कि भाई मेरा ये काम है, ये करा दो, ये करा दो वगैरह वगैरह। ठीक है। पंडित जी उनकी ठाठ देखकर कड़कते और अपनी तकदीर को कोसते थे। यानी पंडित जी जब उनकी ये चीज़ें, शान शौकत, रहन सहन, खान पीन देखते तो अपनी जो तकदीर को कोसते कि बस मैं एक मुदर्रिस हूँ, मैं कुछ न कर सका, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है वगैरह वगैरह। हालांकि इल्म लियाकत में वो लोग इनके पासंग भी नहीं थे, यानी उनके बराबर के भी नहीं थे। जो उनके पास इल्म था, जो उनके पास लियाकत थी, यानी काबिलियत थी, सलाहियत थी, उसके मुकाबले में ये जो हेड कांस्टेबल हैं या मुंशी हैं, उनके ये लोग इस पंडित जी के साथ मुदर्रिस के बराबर नहीं थे। उन्हें इतना इल्म भी न था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है या फिर आफताब ज़मीन के गिर्द। यानी जो ये हेड कांस्टेबल हैं या मुंशी साहब हैं, इन्हें इतना इल्म भी नहीं हुआ होगा कि वो ये समझा सकें, वो ये जान सकें कि
ज़मीन चक्कर काटती है या सूर्य चक्कर काटता है। ताहम वो चैन करते थे, यानी वो आराम से ज़िंदगी गुजारते थे, बसर करते थे। वो लोग कभी कभी अज़राए तरहम, पंडित जी के साथ हमसायगी का हक अदा किया करते। अज़राए तरहम यानी रहम खाकर, अज़रा कहते हैं बराए खुदा, ठीक है। रहम, तरहम कहते हैं रहम करना, उन पर तरस खाना। पंडित जी के साथ हमसायगी, और उनके अलावा वो हमसाया भी थे, वो उनके पड़ोसी भी थे, उसका हक भी अदा करते थे। कभी शेर अद शेर दूध भिजवा देते, कभी तरकारियाँ, मगर उसके एवज़ पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की निगरानी करनी पड़ती। हालांकि वो इन्हें ये हेड कांस्टेबल या मुंशी पंडित जी को क्या देते थे, कभी कभी दूध भिजवाते थे, कभी कभी दूध भिजवा देते थे, कभी तरकारियाँ, कभी मिठाइयाँ, कभी कुछ जो भी चीज़ें उन्हें मैसर होती थी वो उनको भिजवा देते, लेकिन इसके बदले में इवज़ पंडित जी इनके बच्चों को जो है पढ़ाते थे, उनकी निगरानी करते थे। ठाकुर साहब फरमाते, ठाकुर साहब जो ये हेड कांस्टेबल है, पंडित जी ये लड़के हर दम खेलते हैं, ज़रा इनका तनबिया करते रहिए। मुंशी जी कहते, ये लोंडे आवारा हुए जाते हैं, ज़रा इनकी निगरानी कीजिए। अब इन्हें डायरेक्टली भी नहीं कहते थे, बल्कि ऐसे कहते थे कि बच्चे हमारे जो है वो, ये जो हमारे बच्चे हैं ये आवारा हो चुके हैं, ये पढ़ लिख नहीं रहे हैं, ज़रा इनकी निगरानी कीजिए, इन्हें पढ़ा दीजिए। ये फरमाइशें उसे ऐसे मुरबियाना लहजे में की जाती थी, मुरबियाना लहजे में की जाती थी, यानी वो इस लहजे में की जाती जैसे हुक्मी पैगाम हो, यानी उनको इस लहजे, मुरबियाना कहते हैं हिमायत करने वाली, ऐसी इस लहजे में फरमाइश की जाती जैसे वो उनकी हिमायत करने हों। गोया पंडित जी उनके ज़र पर ज़र ख़रीद ग़ुलाम हैं। इस लहजे में, इस हुक्म से वो उनसे बात करते थे जैसे कि पंडित जी कोई उनके मुलाजिम हो, यानी उनके ग़ुलाम हो, उनके ज़र पर, उनके पैसे पर पलने वाला शख्स हो। पंडित जी दिल को मसवस कर जाते, मगर उन्हें नाराज़ न कर सकते थे। पंडित जी उनको इस लहजे से उनको बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन उन्हें नाराज़ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी बदौलत कभी कभी दूध के दर्शन हो जाते थे, यानी उन्हें कभी कभी दूध वगैरह मैसर हो जाता था। महज इतना ही नहीं, वो बाज़ार से ख़ास नरख पर जिन्स लाते, क्योंकि बाज़ार में भी ये चीज़ें लोगों को मालूम थी कि पंडित जी जो हैं वो हेड कांस्टेबल या मुंशी जी के पड़ोसी हैं, इनके बच्चों को पढ़ाते थे, तो जो लोग उनके साथ भी ख़रीद फरोख्त में रियायत करते थे, उन्हें सस्ते दामों में चीज़ें देते थे। इसलिए बेचारे इस तहकुम को ज़हर की घोंट के तरह पीते थे, तो तहकुम को जहर की घोंट की तरह पीते थे, यानी इस सख्त लहजे को, हाकिमाना लहजे को वो इस तरह से पी जाते जैसे कोई जहर पी जाए, मजबूरी में कोई चीज़ की जाती हो, वैसे कर लेते थे। उन्होंने इस सिगे से निकलने के लिए बात उठा न रखी थी, दरख्वास्तें दी, अफसरों की खुश आमदें की, मगर मुराद पूरी न हुई। कहते हैं कि ये नहीं कि इन्होंने इस ओहदे से, इस डिपार्टमेंट से निकलने की कोई तरकीब नहीं सोची थी, बल्कि वो हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे। दरख्वास्तें यानी एप्लीकेशनें वो दे चुके थे। अफसरों की खुश आमदें यानी उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनको खुश करना, उनको जैसे आज भी अगर हमें किसी
अफसर से अपना काम निकालना होता, हम उसकी बस तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। तो इस तरह से उनने भी किया था, लेकिन उनके जो उनकी मुराद थी, जो उन्हें काम था, वो पूरा ना हो सका। हाँ, इतना था कि इस बददिली का असर अपनी मनसबी कामों पर ना होने दिया। कि कहते हैं कि इतना ज़रूर था कि वो अपने पेशे से नाराज़ थे, उससे जो है इन्हें कोई सुकून नहीं था उसमें वो इससे जो खुश नहीं थे अपने पेशे से। लेकिन पेशे से खुश ना होने का ये मतलब नहीं था कि वो इससे जो है इससे गफलत करते, बल्कि वो अपनी जो मनसब था, जो उसको जो एक ड्यूटी उसकी जो थी, उसको अंजाम देने का पूरा उनने जिम्मेदारी ली थी। वो अपने काम से पीछे नहीं हटते थे। जो उन्हें काम सौंपा गया हुआ था कि उन्हें बच्चों को पढ़ाना है, उसमें अपनी दिलचस्पी के साथ और बहुत ही ईमानदारी के साथ जो काम करते थे। तालीम में गफलत न करते, दिल लगाकर पढ़ाते। इससे इनके अफसर खुश होते, साल में कुछ इनाम दे देते थे और तरक्की का जब कभी मौका मिलता उनका ख़ास ख्याल रखते। लेकिन इस सीगे की तरक्की ओसर की खेती है। अब यहाँ पर कहता है कि इस सीगे की खेती तरक्की ओसर की खेती है। यही ओसर की खेती क्या होता है? ओसर की खेती मतलब हुआ कि बंजर ज़मीन पर कुछ खेती बाड़ी करना। ओसर बंजर मान लो एक ज़मीन है जिसमें ना खाद है, ना उसमें जो है खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती। ऐसी मिट्टी है जहाँ पर कुछ उग ही नहीं, पैदा हो ही नहीं सकता है। तो हम अगर उस ज़मीन में उगाने की कुछ चीज़, कोई खेती बाड़ी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यही वो कहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में तरक्की का मौके जो है वो बहुत कम आते हैं, और जब आते हैं बहुत सालों बाद आते थे। वही कहते हैं ओसर की खेती करें, यानी अगर हम इसमें खेती बाड़ी करें बंजर ज़मीन में भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि हमें उससे कोई फल नसीब हो। बड़े बाग से हाथ लगती है, यानी उसमें जो भी तरक्की का मौका आता था बहुत ही मुश्किल से वो आता, उसमें वो तरक्की का मौका आता था, यानी वो प्रमोशंस वगैरह होती थी। हाँ, कस्बे के लोग उनसे खुश थे और मुदर्रिस के लड़के उन पर जान देते थे। कोई आकर उनका पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को गनीमत समझते, क्योंकि पंडित जी जो थे वो अपने ओहदे पर से जो है अपने ओहदे को जो है पूरा उस पर काम करते थे। उनका ये काम था कि बच्चों को पढ़ाना, वो दिलचस्पी के साथ पढ़ाते थे, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाते थे। वक्त पर स्कूल जाना, वक्त पर बच्चों को पढ़ाना, उन्हें तालीम से रोशनास कराना, ये उनका काम था। तो वो अपना काम बखूबी अंजाम देते थे, जिसकी वजह से बच्चों के वालिदैन भी उनसे खुश थे, मोहल्ले के लोग भी खुश थे। तो बच्चे तो उन पर जान छिड़कते थे। जैसे आप भी अगर देखोगे आजकल, अगर किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में अगर कोई ऐसा उस्ताद हो जो बच्चों को तालीम जो है बहुत ही ईमानदारी के साथ देते हैं, बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाता है, तो बच्चे भी उस उस्ताद से दिल से खुश हो जाते हैं, उनसे दिली लगाव हो जाता है उस्ताद के साथ। और अगर वो उस्ताद कहीं कोई काम कहे, कोई कुछ काम करने के लिए कहे, तो बच्चे अपनी जान तक लगा देते हैं उस काम के लिए, चाहे वो उस उस्ताद के घर का काम ही क्यों ना हो। तो उस वक़्त उस ज़माने में भी इसी तरह होता था। बच्चे जब देखते थे पंडित जी हमें अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे भी खुशी खुशी उनका घर का काम, उनकी बकरियों के लिए, उनके दूसरे घर के जो काम काज थे वो करते थे। इस वक्त इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियोज़ में इससे आगे का हम पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट्स में लाएंगे। देखते हैं कितनी पार्ट्स में ये अफसाना हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद है इस वीडियो में जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी जो मायने मैंने बताए वो आप अपनी कॉपी पर पेन डाउन करें, उन्हें लिखें और उन्हें याद करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।